Hello students, welcome to my channel Online Biology Tutorials, and we have come to the second last topic of chapter number 11 bioreactors. अब हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग करना सीखा, प्लाज्मेट को कट करना सीखा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना सीखा, उसको इंसर्ट किया इकोलाई में, हमने रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग भी करना सीखा. अब हमारा ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर अगर सपोज सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है और बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो प्रोटीन बनाना है या फिर हमारा पर्पस है जीन क्लोनिंग का, तो अगर हमें ये लार्ज स्केल पे करना होता है तो हमें बायोरिएक्टर का यूज करना होता है. आपको अगर याद हो, मैंने फर्स्ट वीडियो में बात करी थी प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें मैंने फर्स्ट बात करी थी आपसे जेनेटिक इंजीनियरिंग की और सेकंड प्रोसेस थी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की, राइट. सो जो फर्स्ट प्रोसेस थी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की थी, जिसमें हम कट करते हैं डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं और फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं ई कोलाई में. बेसिकली जब हम बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की तो हम बात करते हैं वहां पे स्टेराइल कल्चर की. अब मैंने ई कोलाई के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करा. अब मुझे ई कोलाई को ग्रो करना है. अगर मैं स्टेराइल कंडीशंस में ग्रो नहीं करूंगी तो कॉन्टेमिनेशन हो जाएगा, कोई और बैक्टीरिया भी उसके अंदर आ जाएगा और हमारा पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी अ फेलियर, right? So we are using bioreactors as per the second principle of biotechnology. So हमारे सिलेबस में दो बायोरिएक्टर्स हैं. एक तो है हमारा सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जो कि आपको दिखाया गया है इमेज नंबर ए में, और दूसरा है आपका स्पार्स्ड स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर. ठीक है, ये आपको दोनों अच्छे से पता होने चाहिए विद देयर डायग्राम्स. अब जब भी हम कभी बायो रिएक्टर को यूज करते हैं तो इसकी कैपेसिटी होती है 100 से लेके 1000 लीटर. तो आपको जब भी कॉमर्शियल लेवल पे, यानी अगर आपको बिजनेस लेवल पे आपको कोई चीज सेल आउट करनी है तो आप बायो रिएक्टर का यूज करोगे, राइट. छोटे से अमाउंट ऑफ प्रोटीन के लिए आप कभी भी ये प्रोसेस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बिकॉज इसको रन करना भी एक एक्सपेंडिचर रिक्वायरिंग टास्क है, राइट. अब दूसरा क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि बायो रिएक्टर्स क्या क्या कंडीशन प्रोवाइड करता है. सो बायो रिएक्टर एडिक्वेट पीएच प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, सबस्ट्रेट प्रोवाइड करता है, राइट अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंडीशन प्रोवाइड करता है और विटामिन्स प्रोड्यूस करता है, राइट. All these things which are being written by me in green, these are very very important. It may be asked to you, what all conditions are given by a bioreactor? तो आप यहाँ पे सारी conditions जो हैं ये mention करोगे. इनको आप learn कर सकते हो PTO से, please turn over से. P for pH, T for temperature, O for oxygen और SSV एक्रोनिन से, S for substrate, S for salt, V for vitamins. So PTO SSV से आप इसको याद कर लेना. अब आप देखो सिंपल स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर में कैसे फंक्शनिंग होती है, आपको मेंशन नहीं करी है, इन केस वो आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हो, ठीक है. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिंपल स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर में जो बेस है, विच आई एम कलरिंग विद रेड राइट नाउ, ये कर्व्ड है. ये इसीलिए सी शेप का बनाया गया है बिकॉज किनारे पे कभी भी मटेरियल डिपॉजिट नहीं होगा. अगर ये ऐसा होता तो यहां पे इसके क्यूमुलेटिव हो जाता जो भी आप मटेरियल ले रहे हो, बट ऐसे लेने से क्या है कि जो मटेरियल है वो इस तरफ आपका, इस जो लेफ्ट साइड है वो यहां से बीच में आ जाएगा और इधर से बीच में आ जाएगा, तो कॉर्नर्स पे जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा. अब यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं,
देखो एसिड और बेस मेंटेन करने के लिए एक पॉइंट है एसिड और पीएच कंट्रोल। ये वाला पॉइंट आपका फुलफिल हो रहा है, इसमें पीएच मेंटेन कर रहा है। ये आपको ऊपर एक मोटर दिखाई दे रही है और ये प्रेशर गॉज भी आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेशर मेंटेन कर रहा है, राइट। आपको और क्या दिख रहा है, स्टीम दिख रही है जो कि स्टेरिलाइजेशन करेगी। मैंने बताया था बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम स्टेराइल कल्चर की बात करते हैं ताकि उसमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं हो। और स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए बेस से स्टेराइल एयर भी एंटर हो रही है, राइट। यहाँ पे आपका कल्चर ब्रॉथ है, यानी ब्रॉथ का मतलब है आपका आपने कल्चर करा हुआ है, ब्रॉथ में इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं ई कोलाई को ताकि वो इसमें ग्रो करे। फ्लैट ब्लेडेड ब्रेकर है, यहाँ पे इम्पेलर्स हैं जो फैन की तरह रन करते रहते हैं, और जब ये रन करते हैं तो एयर से भी आपकी स्टेराइल एयर जो है वो अंदर जा रही है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी अंदर होती है। क्योंकि ये फैंस रन करेंगे तो फोम बनेगी, इसलिए इसमें एक डिवाइस ऐसा भी होता है जो फोम को ब्रेक करे। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है बिकॉज दिस इज एरोबिक बैक्टीरिया विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर इट्स ग्रोथ। बट स्टेरिलिटी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आवर प्रिंसिपल विल बी ब्रोकन। एंड अगर आप प्रिंसिपल पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका जो एंड प्रोडक्ट है इट विल गो वेस्ट। सो सिंपल स्टेयर्ड टैंक बायोरिएक्टर में स्टर्ड मतलब कोई चीज हिलेगी जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई आएगी, प्रेशर मेंटेन है, पीएच मेंटेन है, स्टेरिलिटी मेंटेन है। ये जो पीपल हैं, जो कंसर्न पीपल होते हैं इस बायोरिएक्टर को चलाने के लिए, उनको अच्छे से आइडिया होता है कि कितने टाइम में उन्हें कितना मटेरियल मिल जाएगा, उसके बाद इस प्रोसेस को वो स्टॉप कर देते हैं। दूसरा आपका जो है वो है स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर विच इज द सेकेंड वन। ओके, दिस वन इज द B1। सो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पार्जर होता है। स्पार्जर एक वो डिवाइस होता है जो बबल रिलीज करता है। यहाँ से आपको ये जो ब्लैक वाले दिखाई दे रहे हैं ये सारे आपके बबल्स हैं और ये ऊपर जाके बर्स्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन बाय द वे ऐसा आ जाए कि ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कौन से बायोरिएक्टर में ज्यादा होती है, तो उसका आंसर होगा स्पार्ज्ड स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर, क्योंकि इसमें बबल फॉर्मेशन ज्यादा है। स्पार्जर का क्या यूज है, स्पार्जर इज एट द बेस, इसमें कोई फैन नहीं है। फर्स्ट वाले की तरह स्टेयर टैंक बायोरिएक्टर जो सिंपल वाला आपको अभी बताया था उसमें फैंस रन कर रहे होते हैं, इसमें स्पार्जर होता है ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। ओके, सो ओनली दिस मच इज देयर इन द सिलेबस। What for are we using the bioreactors? What is their normal capacity? What conditions they give? What are the different types of it? एक और बात है जो आपको पता होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कल्चर क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस कल्चर वो होता है जिसमें एक इनलेट और एक आउटलेट होती है। इनलेट से आप मटेरियल को अंदर डालते हो जो आपने डाला है, और आउटलेट से आप जो बन चुका है उसको बाहर निकालते जाते हो। तो कॉन्टिन्यूअस कल्चर कभी भी स्टॉप नहीं करता। एंड जनरली जो कमर्शियल लेवल पे ज्यादा बड़ा काम करते हैं, देयर फैक्ट्रीज नेवर स्टॉप बिकॉज दे बिलीव इन कॉन्टिन्यूअस कल्चर। एक इनलेट से मटेरियल जाता रहेगा रॉ मटेरियल, और प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल आउटलेट से निकलता रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? Stay connected to next video where we will be discussing downstream processing, which is the last part of this chapter. Please do share, and in case of any query, you may comment in the comment section. I'll get back to you. Thank you.